Welcome to Raj Malhotra's IS Academy. I'm Surbhi Sardana and this is Prelim Sprint 2022 where we will be discussing the most essential topics for cracking prelims this year. The topic for today is important reports and indices which you can see or find in your UPSC prelims this year. So हम लोग सिर्फ important reports और indices cover करेंगे, miscellaneous या जो यहाँ वहाँ की reports होती हैं वो हम नहीं cover करेंगे. Only the indices which have been released by important agencies will be covered here. So starting with the very important Human Development Index. So what it was seen is कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है दैट कैन नॉट इंडिकेट डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. कि हो सकता है किसी कंट्री का जीडीपी बहुत हाई हो, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कंट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो, बट जो और पैरामीटर्स होते हैं, इनइक्वालिटी बहुत हाई हो सकती है, वायलेंस रेट बहुत हाई हो सकता है. और या कैपेबिलिटीज़ जो होती है लोगों की वो शायद उस चीज़ को एड्रेस ना करती हो वो इकोनॉमिक ग्रोथ. सो टू एड्रेस दैट दिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय महबूब उल हक. ही वॉज अ पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट. इन्होंने डेवलप किया था एंड नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज रिलीज्ड एवरी अदर ईयर एज पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. UNDP इसको अब रिलीज़ करता है. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के साथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है. सो व्हाट आर द पैरामीटर्स कि किस बेसिस पे जज किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल दे से कि इफ़ अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, इफ़ अ बेबी इज़ बॉर्न, तो कितने चांसेस हैं उसके सर्वाइव करने के. सो दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. दिस इज़ द फर्स्ट पैरामीटर टू डिसाइड. Secondly, if the child survives, if the baby survives, अगर वो जिंदा रहता है, then the next stage after a few years would be education. तो education assess करने के दो तरीके हैं and then we calculate the average education level of people there. और education attain करने के बाद what do we want कि जो capability के according जिस इंसान ने education gain करी है वो वैसा एक standard of living भी afford कर पाए उस country में. So standard of living should be commensurate with the education. और you know GNI per capita, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, यानी कि पर कैपिटा इनकम क्या होगी इन टर्म्स ऑफ GNI, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नॉट GDP is not included here. GNP is taken as the whole income for the country and it is divided by the number of people who are working. So GNP per capita is the indicator of standard of living. तो ये तीन पैरामीटर्स होते हैं, इसके बेसिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज थ्री, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑल दीज थ्री इंडिकेटर्स इज टेकन. जस्ट रिमेंबर कि ज्योमेट्रिक मीन लिया जाता है एंड ज्योमेट्रिक मीन लेने के बाद कंट्रीज़ को 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया जाता है. दैट एंड जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो स्कोर आता है दैट लाइज फ्रॉम 0 to 1. सो फ्रॉम हियर टू हियर, जितना 1 के क्लोज होगा उतना कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है, जितना 0 के क्लोज होगा उतना उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बुरा है. सो एज यू कैन सी हियर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेट्स द हेल्थ डायमेंशन. द एजुकेशन represents the education represents how like mean years of schooling कितने हैं और क्या chances है अगर कोई schooling system में जा रहा है कि वो अपनी schooling ख़त्म करेगा. So these are 2 parameters here. And per capita income, it indicates the standard of living dimension and it is used to rank countries in 4 tiers of human development. तो 4 categories होती हैं जो कि score basis 0 to 1 के स्कोर पर डिवाइडेड होती है. इस स्कोर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 0 to 1 इन डेसिमल्स, एंड उसके बेसिस पर आपकी रैंकिंग होती है. सो व्हाट डज दिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डज नॉट डू. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि ये रिपोर्ट शायद ये भी करती होगी या वो भी करती होगी. व्हाट डज इट नॉट डू, व्हाट डज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नॉट डू. It does not reflect on inequalities, poverty, human security और empowerment. So, इनकी डिटेल, inequality की डिटेल या poverty कितनी है कंट्री में या human security कितनी है, उसकी डिटेल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से नहीं पता लगती. हम सिर्फ इन 3 पैरामीटर्स पे जज कर सकते हैं. So these 3 parameters are basically known as the capability approach to assess the growth of a country. ये आपने याद रखना है. Just remember what is the capability approach and HDI uses this capability approach to assess the development of a country. HDI was created to emphasize that people and their capabilities should be the ultimate criteria for assessing the development of a country, not economic growth alone. So capability approach was again
It was propounded by Mehboob ul Haq and Amartya Sen, Dr. Amartya Sen. So moving on, this is the diagram that is the representation of all the parameters of HDI, and geometric mean is taken. What is the rank of India? So rank of India has increased. Like हम जो performance है India की वो खराब हो गई है. पहले out of 189 countries, India was ranked as 129, but now this year's rank has been increased to 131. Means हमारी जो performance है वो decline हो गई है इस साल के लिए, probably due to the unemployment और you know the COVID crisis, COVID pandemic के बाद जो unemployment raise हुआ है, life expectancy जो घटी है, उस वजह से हमारा जो rank है वो खराब हो गया है. But starting from 1990, starting from this year, the HDI value of India has increased by 50%. So this is a trend that you have to remember कि 1990 से ये सारे जो 3 पैरामीटर्स हैं इनमें इंडिया की बहुत ही अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है एंड 50% इंक्रीज हुआ है हमारे स्कोर में, जो कि 0 to 1 पे मेजर किया जाता है HDI इंडेक्स के थ्रू. Moving on, the next one is Human Capital Index. The reason that we have taken Human Capital Index here is so that you don't confuse it with the Human Development Index. Also, the difference, understanding the difference between both of them is very important. कि कौन सा पैरामीटर या कौन सा डायमेंशन किस इंडेक्स का पार्ट है और कौन से इंडेक्स में कौन सा डायमेंशन एडेड ही नहीं है. सो लेट्स लर्न अबाउट ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स. जैसे कि इसका नाम इंडिकेट करता है, एज द नेम इंडिकेट्स, इट इज़ देयर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, स्पेशली कोविड-19 पैंडमिक के बाद. दिस इज़ यू नो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक. व्हाट इज़ इट? सो द वर्ल्ड बैंक स्ट्रेसेस कि जो कोविड-19 पैंडमिक हुआ है या उससे पहले भी, इफ़ कंट्रीज़ वर्क ऑन इम्प्रूविंग देयर ह्यूमन रिसोर्सेज. व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज? पीपल, जो इंसान हैं और उनके टैलेंट्स, उनकी कैपेबिलिटीज़, उनको इन्हांस करने में अगर कंट्रीज़ काम करती हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, लोगों को उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने में अगर कंट्रीज सक्षम होती हैं, इफ़ कंट्रीज़ आर सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग opportunities according to capabilities of people, then their development or you know growth of those countries can increase. तो कौन सी कंट्री कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल है अपने ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव करने में या एड्रेस करने में, इसको असेस किया जाता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के थ्रू. इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट विच इज़ लेड बाय द वर्ल्ड बैंक. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट. So it says that it is a global effort to accelerate more and better investment in people for greater equity and economic growth. So in case अगर आपको यहाँ पर जो डिस्कस किया जाता है, if that is not visible in the video, just listen to the lecture and download the PDF of this presentation from the link in the description below. It will be there on our Telegram channel as well, so you can directly go there. So it is basically launched to explore strategies to augment human resource development across the world. ये 2018 में शुरू किया गया था and it assesses 157 countries based on outcomes in education and health indicators. तो जो countries को assess किया जाता है कि कौन सी country human capital से कितना gain कर रही है, कितनी capabilities के according opportunities provide कर रही है, that ranges from 0 to 1. एंड सिर्फ 3 इंडिकेटर्स लिए जाते हैं इसको मेजर करने में. द फर्स्ट वन इज सर्वाइवल. एज वी सॉ इन द प्रीवियस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वहाँ पर भी सर्वाइवल देखा जाता था, बट सर्वाइवल वॉज बेस्ड ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, वाइल हियर इट इज़ बेस्ड बाय इट इज़ मेजर्ड बाय अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट्स, कि 5 साल से पहले कितने बच्चे ज़िंदगी जी पा रहे हैं एंड 5 साल की एज कौन क्रॉस कर पा रहे हैं. द सेकेंड वन इज़ एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ क्वालिटी एडजस्टेड स्कूल. सो HDI जो था वो बेसिकली एवरेज एजुकेशन लेता था कि कितना आप एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है या कितनी प्रोबेबिलिटी है एजुकेशन सिस्टम में रिटेन रहने की एक इंसान के. बट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, दिस पर्टिकुलर इंडेक्स takes into account the quality of education also. सिर्फ mean years of schooling ही नहीं, but the quantity नहीं, the quality of education is also taken into account. And the third indicator there was
कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है. हियर देयर इज नो पैरामीटर रिगार्डिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. द थर्ड वन इज हेल्थ एनवायरनमेंट. सो इट इज़ मेजर्ड बाय एडल्ट सर्वाइवल रेट्स कि ऑब्वियसली अगर किसी कंट्री में पोल्यूशन ज़्यादा है तो एडल्ट सर्वाइवल रेट कम होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी. एंड रेट ऑफ स्टंटिंग फॉर चिल्ड्रन अंडर 5, तो एडल्ट का सर्वाइवल रेट एंड चिल्ड्रन हाउ मच हेल्दी दे आर. अंडर 5 के जो बच्चे हैं वो कितना हेल्दी है. सो कुछ भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रिलेटेड नहीं है. सो दीज आर द ओनली 3 पैरामीटर्स. जस्ट कीप द डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ देम इन माइंड क्योंकि नाम बहुत कंफ्यूजिंग है. एंड द प्रीवियस वन वॉज रिलीज बाय UNDP, दिस वन इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक. सो what is again, इसको भी असेस करने के लिए 0 to 1 का स्कोर दिया जाता है हर कंट्री को. एंड इफ़ अ कंट्री हैज़ स्कोर 1, कीप दिस इन माइंड, अगर किसी कंट्री का स्कोर 1 हो जाता है दैट मीन्स दैट इट हैज़ रीच्ड इट्स फुल पोटेंशियल, कि वो अपनी ह्यूमन कैपिटल से या ह्यूमन रिसोर्सेज से जितना गेन कर सकती थी उसने गेन कर लिया है. एंड थिंग्स कैन नॉट बी बेटर देन दिस. ऑब्वियसली किसी भी कंट्री का स्कोर अभी 1 नहीं होगा. इट सीक्स टू मेजर द अमाउंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल दैट अ चाइल्ड बॉर्न टुडे कैन एक्सपेक्ट टू अटेन बाय एज 18. सी मल्टीपल डेफिनेशंस होती है, मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस होती हैं हर इंडेक्स की. सिर्फ जो उसका मोटिव होता है एक इंडेक्स को बनाने का और जो एजेंसी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस उस मोटिव को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं UPSC अपने स्टेटमेंट्स में, दैट यू हैव टू गो थ्रू. यू विल हैव टू रीड ऑल ऑफ दिस बाय डाउनलोडिंग द PDF of this presentation. So that's all about it. Now we'll move on to the very important Global Gender Gap Index. It is released by World Economic Forum and let's see what it is. So this index basically ये देखता है कि gender equality कितना है. See, there is a difference between assessing gender inequality and gender equality. So Global Gender Gap Index assesses the gender equality in a country. So जिस country में gender equality ज़्यादा होगी उसका rank उतना high होगा, उतनी अच्छी होगी. So Iceland is the country which has been ranked first, the most gender equal country. And it has been there at that place for the past 12 years. So this is something you have to remember. India का rank 140 out of 156 countries है. So that is a very sad state of reality there. They say that India में जो women का economic empowerment है, जो women की salaries हैं, they are just 1/5 of that of what is being paid to men out there. So ये global level पर comparison नहीं करता है, but it assesses, it compares the male and female of one country itself. तो आपस में comparison नहीं, but उसी country के men और women में comparison. And what is that a comparison held, what is that comparison के लिए dimensions कौन सी ली जाती हैं? First of all, education. एजुकेशन इज़ द फर्स्ट डायमेंशन. सेकेंड डायमेंशन इज़ हेल्थ, कि एक वुमेन जो है वो कितनी हेल्दी है एज़ कम्पेयर टू अ मैन ऑफ हर एज, एंड या कितनी एजुकेटेड है, कितनी ज़्यादा उसके पास एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू द मैन ऑफ द सेम एज. द थर्ड वन इज़ इकोनॉमी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितना है, दैट इज़ रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट. The fourth dimension here is participation in politics. तो women की representation politics में कितनी है, और यहाँ पे इंडिया का जो स्कोर है वो बहुत कम हो गया है, especially in the past few years. So here we compare that US has never had a female president while India has had a female prime minister. So वहाँ पे US का स्कोर कम हो जाता है. And it is not necessary कि जो developed countries हैं, all these developed countries will have higher ranks. That is not necessary because काफ़ी सारी developed countries ऐसी हैं जिसमें शायद वोटिंग राइट्स भी अवेलेबल बहुत टाइम के बाद हुए थे विमेन को, एंड इंडिया हैड वोटिंग राइट्स फॉर विमेन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी even before those developed countries. So that is something, this is a very interesting type of index जो कि बाकी सारे index से अलग है and बहुत ही एक नया dimension देता है to assess the global gender gap. So it is designed to measure gender based gaps in access to resources and opportunities. Resources आपकी education और health से और उससे represent हो जाएंगी. opportunities जो हैं political participation and economic participation से represent होते हैं. And it also gives suggestions to the countries कि आपको कैसी policies बनानी चाहिए. So gender based budgeting that is taken by Indian government every other year. So that is also a part, that is also a step by government. या कुछ भी policy अगर women empowerment के लिए launch की जाती है, women's day is celebrated every year. So that is, these are just small steps by government to help improve gender equality in the country. It is not necessarily true that highly developed countries should have higher scores.
Again, moving on, these are the 4 parameters and the gender gap in political empowerment. Political empowerment कितनी है एक country में women की, उसका सबसे ज़्यादा स्कोर होता है इस इंडेक्स में. दिस इज़ ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द 4 एरियाज ट्रैक्ड एंड यहीं पे इंडिया की परफॉर्मेंस सबसे ख़राब है. It also examines the drivers of gender gaps, that what are the reasons कि इतना gender gap है या gender inequality क्यों है country में. So that is also one of the things. India का rank 140 अच्छा है, 140 rank, third worst performer in South Asia. Here are the rankings of the countries of South Asia. So Bangladesh ranks at 65, India का 140 है. Nepal ranks at 106, better than India. Sri Lanka ranks at 116, despite of the economic crisis, climate crisis, everything. Sri Lanka ranks at 116. India ranks at 140th. Probably the only country we are better than is Pakistan and Afghanistan, which are our neighbors. So this is all about this particular index. किस एजेंसी ने लॉन्च किया है ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, दैट्स ऑल. एंड देयर इज़ इंडिया हैज़ क्लोज्ड 62.5% ऑफ इट्स जेंडर गैप टिल डेट. लाइक कि इंडिया ने जेंडर गैप ख़त्म कितना किया है, 62.5% जेंडर गैप ख़त्म कर दिया है इंडिया ने अपनी कंट्री में. वाइल जो बाकी कंट्रीज़ हैं जिनका इंडिया से रैंक ऊपर है साउथ एशिया में, बांग्लादेश हैज़ फिनिश लाइक क्लोज लाइक 71.9%, 72% ऑलमोस्ट. सो बेसिकली दे आर डूइंग better than India in closing the gender gap. Moving on to the next one, it's called the World Migration Report. Very important, especially after the पैंडमिक एंड बहुत सारे चेंजेस आए हैं कि माइग्रेशन ट्रेंड्स जो पहले क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे थे, नाउ इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट द हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स इन द वर्ल्ड आर ड्यू टू डिज़ास्टर्स, कि उनको जहाँ पर वो रह रहे थे वहाँ पर डिज़ास्टर्स हो गए थे, इस वजह से दे माइग्रेटेड टू न्यूअर प्लेसेस. अर्लियर इट वॉज ड्यू टू क्लाइमेट क्राइसिस. सो दिस कैन बी आस्क्ड एज अ स्टेटमेंट बाय UPSC और एज अ separate question if this report is put in. So who releases this? This report is released by the International Organization for Migration. It is the the World Migration Reports presents data and information on human migration together with analysis of complex and emerging migration issues. So लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों migrate कर रहे हैं उसको assess किया जाता है, and then this report is released that what are the current trends of migration, कौन सी countries से किस country में ज़्यादा migration है, किस continent में ज़्यादा migration है, and what are the reasons there. This report is released biannually, that is every 2 years. assess करने के लिए थोड़ा time चाहिए, so annually release नहीं की जाती है. It was first published by IOM in 2000, so not a very old report, with the aim of promoting a better understanding of the main migratory movements that are occurring across the globe. So migration has increased since then. And this report by IOM, International Organization for Migration, has been assessing it from time to time. What all you have to remember is that 52% of international migrants are men, and very close to that, like 48% of international migrants are women, female hai. And 74% of these international migrants, they are in the working age, that is 20 to 64 years के एज ग्रुप में है. सो प्रॉबली दे आर मूविंग फॉर एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड, क्योंकि ये वर्किंग एज ग्रुप में है 74%. नाउ वेयर आर द इंडियंस बेसिकली माइग्रेटिंग टू? दिस इज डेटा फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. The highest number of people from India are migrating to the United Arab Emirates. So UAE में अगर जा रहे हैं, so probably education is not the main reason why people are moving to UAE. They are moving in search of jobs there, or to work in oil industries or things like that. The second country they are moving to is United States of America. That's why जब भी H1B वीज़ा का या कुछ भी ग्रीन कार्ड का इशू होता है, USA में कोई भी कुछ भी होता है, तो इंडिया में वो सारा न्यूज़ में रहता है. The third country is Saudi Arabia. People are also moving to Pakistan, and they are also moving to Oman. Again, industrialism. So this is something you have to remember, क्योंकि ये as trend पूछ लिया जाता है कि इंडिया में जो highest number of migrants है वो कौन सी countries को move कर रहे हैं. So it's not USA, it's UAE. That is the first country, and Pakistan also stands a chance here. Pakistan is also the country where migrants are moving towards from India. The highest number of refugees of this previous report, they are from Syria,
the fifth biggest source country, and Asia has reported the highest number of displacements due to disasters. और कौन सी ऐसी country है जहाँ से सबसे ज़्यादा absolute number of disaster displacements हुई हैं? That is Philippines. Philippines has the highest number of disaster displacements. So that is all. Another one is the mid-year trends report. This is also related to migration. A very short report. What you have to remember from here is that it is released by the United Nations Refugee Agency, UN High Commissioner for Refugees. वो release करते हैं इसको, and it indicates the migration trends from mid-year. So let's study about this report. So basically आपको इस रिपोर्ट का नाम याद रखना, that mid-year trends report is related to which of the following reasons. So it is related to migration, internally displaced जो people होते हैं, अपनी country में जो displaced people होते हैं. So it says that 50.9 million people were internally displaced across 33 countries due to conflict and violence in the first 6 months of 2021. Mid-year trends है तो first 6 months को assess कर लिया जाता है. And what were the much of the new internal displacement was in Africa, and what were the causes? What are the main causes of this internal displacement जो एक ही continent या एक ही country में हो रही है? So the first one is violence, persecution and human rights violation, effects of climate change, COVID-19, poverty, food insecurity, etc. So basically जो migration के basic reasons होते हैं, they are the reasons behind it. Just remember the name of the agency plus what are the main reasons behind it. So it doesn't count disasters as the main cause. Climate change है but climate induced disasters को explicitly नहीं mention किया गया है. The lethal mix of above factors has compounded the humanitarian plight of the displaced, most of whom are hosted in developing countries. So yesterday we read about Strait of Gibraltar. पढ़ा था हमने कि अफ्रीका में मोरक्को से स्पेन जाने के लिए लोग Strait of Gibraltar यूज़ करते हैं, शिप्स पे या छोटी छोटी बोट्स पर ट्रैवल कर जाते हैं उधर पहुंचने के लिए. So that is something that you need to go back to and check how migration is happening. The next one, the sixth for today, is Corruption Perceptions Index. This is released by Transparency International. So what is this report about? As the name indicates, तो एक country में corruption कितना है उसको assess किया जाता है, and what are the how far it is behind in tackling corruption, in reaching to a state of zero corruption. So that is also indicated by the Corruption Perceptions Index. And corruption प्राइवेट बॉडीज़ में असेस नहीं किया जाता, जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, उसमें कितना करप्शन है, दैट इज़ बीइंग असेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो इन वन वे दिस इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स द रेप्यूटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री. तो अगर किसी कंट्री का रैंक लो होता है, दैट इज़ नॉट लाइक्ड बाय दैट पर्टिकुलर कंट्री, एंड कुछ ना कुछ मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट हमेशा आ जाती है कि जो इंडेक्स को इवैल्यूएट करने का क्राइटेरिया है, दैट इज़ नॉट राइट. सो लेट्स रीड अबाउट इट. So this it is measured, as the name indicates, कि corruption का perception कितना है उनके citizens में. So perception के लिए तो opinion लेना पड़ेगा, citizens का opinion लेना पड़ेगा, ये press agencies का opinion लेना पड़ेगा. So it is measured by perceived levels of public sector corruption as determined by expert assessments and opinion surveys. तो कोई absolute number नहीं है, कोई absolute data नहीं है, but opinion surveys के basis पर पिछले साल के न्यूज़पेपर में कितनी रिपोर्ट्स आई हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसके बेसिस पर एंड ओपिनियन सर्विस के बेसिस पर असेस किया जाता है कि उस कंट्री में गवर्नमेंट में कितनी करप्शन होगी. सो इट इज़ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज़ एन NGO. इट इज़ अ वेरी ह्यूज NGO वर्किंग टू असेस द करप्शन ऑन एन इंटरनेशनल लेवल. वो रिलीज़ करता है एंड इट हैज़ बीन रिलीज सिंस 1995. स्केल है 0 to 100. इफ़ अ कंट्री हैज़ अ स्कोर ऑफ 100 or near 100 means the country is highly very clean. It is very clean. And if the score is 0, around 0 है तो वो highly corrupt country है. जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उनका स्कोर बहुत हाई है. डेनमार्क का, न्यूजीलैंड इज़ नॉट अ स्कैंडिनेवियन कंट्री बट अगेन corruption is very low there. We saw that how New Zealand handled the COVID-19 pandemic. It सबसे successful country COVID-19 pandemic fight करने में. It is a small country as compared to ours, but it was represented. It gave an example to the world. So Denmark, New Zealand, Finland, Singapore, Sweden are perceived as the least corrupt nations of the world. And especially these Arab countries जहाँ पे conflict है, violence है, Syria, Somalia, they are like very they're not good in this index. इनका जो score है it is there 13 for Somalia and South Sudan के लिए 11 out of 100. That is the score. So
इट ऑल्सो सेज कि जो अगर किसी कंट्री में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किसी कंट्री का अच्छा नहीं है, इफ़ करप्शन इज़ हाई, तो जो ब्लैक मार्केटिंग है प्लस रेगुलेशन, कितने लॉज पास किए गए हैं, कितने एक्ट्स पास किए गए हैं, रेगुलेशन कितनी है उस कंट्री में, दैट वुड बी रियली हाई. सो corruption, black marketing and over regulation of, you know, for example in the case of China, as we see, there is a lot of regulation. So ये सारी चीज़ें interrelated है as said by one of the reports there. So South Asia में इंडिया का रैंक हाईएस्ट है आफ्टर भूटान, सो दैट इज़ अ वेरी वेलकम काइंड ऑफ रिपोर्ट. इंडियाज़ रैंक हैज़ इम्प्रूव्ड बाय 1 place, 85 हो गया है. डायरेक्ट रैंक्स उतने जल्दी नहीं पूछे जाते, उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं पूछे जाते, यूपीएससी नहीं पूछती है, बट एक आइडिया आपको होना चाहिए, बिकॉज इवन इफ द डायरेक्ट रैंक इज आस्क्ड, इट विल नॉट गिव यू ऑप्शंस लाइक 85, 86. 85 एक ऑप्शन होगा, 10 एक ऑप्शन होगा एंड शायद 125 एक ऑप्शन होगा. सो जस्ट रफली रिमेंबर कि कितना रैंक है. 85 countries, 85 रैंक है आउट ऑफ 180 countries, so we are leading by almost 100 countries. And you know, it says कि जो वीक स्कोर्स हैं, दे आर वीक स्कोर उन कंट्रीज़ में हैं जो कि सबसे ज़्यादा जिनमें पॉपुलेशन है. फॉर एग्जाम्पल चाइना हैज़ अ स्कोर ऑफ 45, इट इज़ हायर देन इंडिया, बट it is very low out of 100. इंडिया का स्कोर 40 है and we are improving with time. And इंडोनेशिया का स्कोर 38 है, पाकिस्तान 28 and बांग्लादेश 26. These are scores, these are not ranks. Rank is there for, you know, 85 इंडिया का है. Moving on, global state of democracy report. Again very important. So this particular report is released by IDEA. What is IDEA or IDEA? This is the International Institute for Democracy and Electoral Assistance. So बहुत सारी ऐसी countries हैं जो कि democratic हैं, जो कि elections के through leaders को choose करती हैं. So this report highlighted कि जो भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, दे आर मूविंग टुवर्ड्स अथॉरिटेरियन रिजीम्स एज कम्पेयर टू मूविंग टुवर्ड्स डेमोक्रेसीज. एंड इट ऑल्सो सेज कि जो ओल्ड डेमोक्रेसीज भी हैं, जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, या यू नो इवन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्रीज विच हैव एस्टैब्लिश्ड democratic structures across the globe, across in their political system, they are also turning into authoritative regimes over time. तो ये 3 categories में you know countries को categorize करता है. The first one are democracies, you know, very pure like proper democratic. The second ones are hybrid, जो कि authoritarianism का और democracy का combination होता है. And the third one are authoritarian regimes. हाइब्रिड और जो अथॉरिटेरियन regimes है, दे आर क्लासिफाइड एज नॉन डेमोक्रेटिक, नो डेमोक्रेसी एट ऑल. सो इट ऑल्सो गिव्स स्पेसिफिक पॉलिसी रिकमेंडेशंस. अगर किसी गवर्नमेंट को या यू नो सिविल सोसाइटी एक्टर्स को, NGOs को कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस चाहिए, कुछ भी रिसर्चेस चाहिए कि उस कंट्री में डेमोक्रेसी कैसे इम्प्रूव की जाए, सो दैट इज़ ऑल्सो डन बाय दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट. So a number of countries moving towards authoritarianism is on the rise. This is the report from 2020. This is an old picture of Donald Trump, as you can see here. So you just have to remember कि किसने रिलीज़ की है, and authoritarian regimes are on the rise, and especially the most worrying examples of democratic backsliding कि democracy कम कौन सी countries में हो रही है, they are found in some of the world's largest countries. And what are these countries? The first one is Brazil and second is India. So India में democracy कम हो रही है according to this report. Authoritarian regime establish हो रहा है धीरे धीरे. We are moving towards authoritarianism. Again, this is said by this particular report. So let's move on. The next one is World Press Freedom Index. And again very important, this is the last index that we'll be doing here. तो एक ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग है, इट इज़ नोन एज रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. तो ग्लोबल मीडिया में क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, जर्नलिस्ट को कितनी फ्रीडम है, वो ये पर्टिकुलर जो वॉचडॉग है, मीडिया का वॉचडॉग, ये चेक करता है सिंस 2002. सो इट रैंक्स कंट्रीज प्लस रीजन्स कि कौन सा रीजन, नॉट जस्ट कंट्रीज बट ऑल्सो रीजन्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ मीडिया फ्रीडम अवेलेबल टू जर्नलिस्ट. कि अगर कोई जर्नलिस्ट है जो कि कोई न्यूज़ रिपोर्ट करता है या किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश करता है, तो क्या उस पर कोई केस हो जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, या उसके ऊपर वायलेंट अटैक्स होने लगेंगे, और द कंट्री इज़ यू नो डेमोक्रेटिक इनफ, द कंट्री इज़ लिबरल इनफ टू अलाउ फ्री स्पीच एंड फ्री मीडिया. Not free media but freedom to journalist. So it is based on pluralism, media का independence कितना है, media environment कैसा है, self censorship है कि नहीं, transparency, what is the legal freedom, legal framework that is supporting independent journalism,
एंड द सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, और यहाँ पे इंडिया का स्कोर काफ़ी लो है. सो इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वहाँ पर मीडिया फ्रीडम के लिए क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है भी या नहीं. सो स्कोर जो होता है 0 to 100 तक होता है. इफ़ अ कंट्री इज़ नियरिंग द 100 स्कोर बेंचमार्क, देन दैट कंट्री रैंक्स वेरी हाई ऑन दिस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि इंडिया में इट हैज़ बीन सीन दैट वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट हैज़ इंक्रीज विद टाइम, एंड दिस रिपोर्ट हैज़ रैंक्ड India at 150 position out of 180. Earlier we were at 142. So now we are ranked at 150 out of 180. So that is a very bad situation. Bhutan, Nepal, Sri Lanka, in सबका rank India से better है. So let's move on. 20th एडिशन जो इस रिपोर्ट का आया है उसका ये स्कोर है, एंड हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ प्रेस फ्रीडम इज़ देयर इन सम ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, एंड 0 इज़ द वर्स्ट लेवल ऑफ प्रेस फ्रीडम अवेलेबल. सो इट स्टेट्स दैट इन इंडिया वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट हैज़ इंक्रीज विद टाइम. इस रिपोर्ट को क्वेश्चन करने के लिए ऑब्वियसली द गवर्नमेंट डिड नॉट लाइक इट. सो नीति आयोग ने एक स्पेशल रिपोर्ट लॉन्च करी थी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के ऊपर, दैट वाई द इंडेक्स इज़ फ्लॉड. इट सेज दैट इट टेक्स ओपिनियंस ऑफ बेसिक NGOs, and those NGOs are actually funded by Reporters Without Borders. So this is something, the criteria for assessing the report, for finding out this index, इस इंडेक्स का रिजल्ट निकालने के लिए ये measures हैं. So this is released by नीति आयोग, deciphering the World Press Freedom Index. So it specifies that why this index is not transparent enough, is not good enough. So you just have to see, and you have to check out that this index is not entirely based on data, and this might be asked as a statement in your paper, in your prelims paper, because this has been released by the government as a report, and Niti Aayog has come into the picture here. So this is about today. We'll be covering other sessions also for all the important reports. We'll be doing economic survey, Bhakti Sufi movements, and any other important thing that is left for prelims will be covered by or before 31st of May. And stay tuned, download the PDF for this particular presentation from the link in the description. It will take you to our Telegram channel, and there you will find the PDF. Also subscribe to the channel if you haven't done it yet. All the best and keep working hard.